गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? हाँ, सही। ऐसे बोला करिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? अब बताओ। बहुत अच्छे हैं ना? वेरी गुड। देखो, कोई और आपको अच्छा बोले या ना बोले, अपने आप को खुद हमेशा अच्छा बोलिए। और अच्छा भी नहीं कि बोलिए हम बहुत अच्छे हैं। पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, अपने लिए अच्छा बोला करें, जितना ज्यादा हो सके अपने लिए अच्छा बोलें। ठीक है, कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से बन जाएंगे। और कैसे अधिकारी बनेंगे? अच्छे ही, बहुत ही अच्छे आईएएस ऑफिसर बनेंगे। ठीक है ना? तो अभी से बहुत अच्छा कहने की आदत डालोगे तभी तो अच्छे ऑफिसर बनोगे। हाँ कि नहीं? ऐसे ही बोलते रहिए अच्छे हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग निशा, जुगनू, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ, मैं नाम सही पढ़ती हूँ क्या? बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा, क्या पढ़ा था? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका किस तरीके से गठन हुआ। ठीक है, और उसके गठन को लेकर जो भी सिद्धांत रहे, ठीक है, कि चाहे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत आया हो, ठीक है, या उसे एक षड्यंत्र कहा गया हो, लेकिन एट द एंड ये सच्चाई है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन भारतीयों के लिए, भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ और बहुत जरूरी भी था। ठीक है, अब आज का टॉपिक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब वैसे तो पूरी की पूरी हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, देखा आपने? चलिए, आज का टॉपिक है भारतीयों के प्रतिनिधित्व, भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग। ठीक है, मतलब डिमांड ऑफ इंडियंस रिप्रेजेंटेशन, इंडियंस रिप्रेजेंटेशन। इस टॉपिक को जितना याद करना जरूरी है, मतलब याद करना भी जरूरी है, तो जितना याद करना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा इसे समझना जरूरी है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि देखो, मैं फिर से कहूंगी कि हिस्ट्री एक सीक्वेंस में रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। जितने भी इवेंट हुए सब एक दूसरे से कनेक्टेड हुए, कोई एक घटना किसी दूसरी घटना का कारण बनी, ठीक है, और किसी तीसरी घटना का परिणाम हो गई, तो सब जुड़े हुए हैं। और आप देखोगे कि 1857 की जो क्रांति हुई, चाहे उसमें शामिल जितने भी लोग हुए, जितने भी वर्ग उसमें शामिल हुए, उन सबका उद्देश्य भले ही अलग रहा हो, लेकिन परिणाम ऐसा निकला जो सोचा ही नहीं था किसी ने। भारतीयों ने भी कभी कल्पना नहीं की थी उस परिणाम की। ठीक है, तो उसी तरीके से आज हम इसको, ये सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं कि है क्या। ठीक, तो टॉपिक का नाम है भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग। तो यहाँ पे जो मेन जो शब्द हैं जिन पे ध्यान देना है, एक है भारतीय, ठीक है, और ये प्रतिनिधित्व, और यहाँ पर डिमांड उठने लगी। है मांग कौन कर रहा है? भारतीय। ठीक है, तो भारतीय डिमांड कर रहे हैं किस चीज के लिए? प्रतिनिधित्व के लिए। तो ये मांग किसके द्वारा की गई? भारतीयों के द्वारा की गई, प्रतिनिधित्व के लिए ये मांग की गई। और ये जो प्रतिनिधित्व था, ये कहां पर प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे? ये रिप्रेजेंटेशन कहां पर? शासन में, नीति निर्माण में। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सोचना कि
भारतीयों का स्तर, उनका बौद्धिक स्तर, उनकी चेतना, उनकी जागृति इस स्तर पर आ चुकी है कि उन्होंने शासन से अपने प्रतिनिधित्व की मांग करना शुरू कर दिया। बिना अपने अधिकारों की जागरूकता के क्या यह संभव हो सकता था? बिल्कुल भी नहीं, नहीं हो सकता था। इसका मतलब क्या कि इस समय तक आते आते भारतीयों के अंदर राजनीतिक जागरूकता आ चुकी थी। यहाँ पे भले ही हम पूरे भारतीय ना शामिल करें कि पूरे भारत में सबके अंदर एक साथ एक समान राजनीतिक जागरूकता तो आई नहीं होगी, वो पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन कुछ भारतीयों में वो जागरूकता आई और उन कुछ ने क्या किया, पूरे भारत को तैयार कर दिया, है ना। तो ये जो टाइटल है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर टॉपिक का नाम, इससे आपको इतना क्लियर हुआ कि इस समय तक भारतीयों के अंदर राजनीतिक जागरूकता आ गई थी और उन्होंने प्रतिनिधित्व की मांग करना शुरू कर दिया। और ये प्रतिनिधित्व की मांग किसके लिए की? शासन में भागीदारी के लिए, कि हमें भी शासन का हिस्सा बनाया जाए। शासन का हिस्सा बनाया जाए हमें। और ये मांग किससे की, किसने की, ये तो हमें पता चल गया। किससे की? ब्रिटिश से। क्यों? क्योंकि वही शासन कर रहे थे। इसका मतलब क्या कि जिनसे मांग की, ब्रिटिश शासन से मांग की, भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा होने के लिए। समझ रहे हो आप? बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। अगर आपके अंदर शब्दों को समझने की योग्यता आ गई ना बेटा, यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन चाहे डायरेक्टली आपका तैयार किया हुआ ना हो, लेकिन फिर भी उसका आंसर लिख कर आओगे आप, अपने आप ये खूबी बन जाती है, क्योंकि आप शब्दों को समझना शुरू कर देते हो। तो बहुत ध्यान से समझना। हमने कहा कि भारतीयों ने प्रतिनिधित्व की मांग करनी शुरू कर दी। किससे मांग की? उन्होंने ब्रिटिश से। वही भारत में शासन कर रहे थे और उन्हीं से कहा कि इसी शासन में हमें भी हिस्सा बनाया जाए। इसका मतलब बराबरी, इसका मतलब बराबरी। अब एक बात बताइए, एक तरफ साम्राज्यवादी शक्ति है, दूसरी तरफ उपनिवेश की जनता है। क्या कोई साम्राज्यवादी शक्ति अपने उपनिवेश की जनता को अपने बराबर शासन में भागीदार बनाना चाहेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उपनिवेश की जनता मतलब भारतीय, जिनको समझ में आ चुका था कि हम इनके उपनिवेश हैं, ये हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, फिर भी भारतीयों के द्वारा इसी शासन का हिस्सा बनने के लिए मांग की गई। सोचिए अब उनका क्या परसेप्शन रहा होगा। एक साम्राज्यवादी शक्ति से उपनिवेश की जनता कहती है कि हमें शासन में हिस्सा दिया जाए, हमें हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक साम्राज्यवादी शक्ति इस चीज के लिए कभी भी हाँ नहीं करेगी, लेकिन उपनिवेश की जनता के अंदर इतनी बौद्धिक चेतना आ जाए, भारतीय जनता के अंदर इतनी जागरूकता आ जाए कि वो ये कहे कि हमें अधिकार दीजिए। अब ऐसे में साम्राज्यवादी शक्ति पूछते क्यों चाहिए अधिकार प्रतिनिधित्व का? आपको शासन व्यवस्था का ज्ञान है? तो उन्होंने कहा हमें शासन व्यवस्था का ज्ञान अपने आप हो जाएगा, शासन का हिस्सा बनेंगे तो। समझ रहे हो? अब ज्ञान तो तभी होगा ना जब उसका हिस्सा बनेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है, देखिए भारतीय बहुत अच्छे होते हैं। ब्रिटिशर्स अपने आप को सभ्य कहकर, अपने आप को नस्ली आधार पर सर्वोच्च कहकर उन्होंने अपना एक ऐसा स्टेटस बना लिया था भारत के अंदर, ठीक है, जैसे ये उद्धार करने के लिए आए हैं, भारत में भारतीयों का उद्धार करने के लिए आए हैं। अब इन्हीं बातों को भारतीयों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारतीयों ने कहा देखिए आप उद्धार करने आए हो ना, उद्धार करने के लिए शिक्षा का प्रसार किया आपने, अब शिक्षा हमने ग्रहण कर ली, अब हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, हमें इस बात का भी ज्ञान हो गया कि आप हो ब्रिटिश, और ब्रिटेन में जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है? वो है लोकतांत्रिक।
जहां पर जनता अपनी सरकार का चुने जाते हैं। और क्योंकि जनता ने उनको चुन के भेजा है, इसलिए मान लीजिए अगर जनता सरकार का चुनाव कर रही है तो जिसने इसको अधिकार दिया है उसके प्रति ये उत्तरदायी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उन्होंने कहा हमें पता है, आप ब्रिटेन में लोकतांत्रिक सरकार है, राजनीतिक व्यवस्था है जहां जनता अपनी सरकार का चुनाव करती है। तो अगर आप भारत में भी शासन कर रहे हो तो हमें पूरा विश्वास है कि वैसी ही शासन प्रणाली आप भारत में भी लागू करेंगे, क्योंकि आप तो सभ्य हैं, आप तो उद्धार करने आए हैं। ठीक है। अब वही वाली बात है कि ब्रिटिश तो समझदार थे और भारतीय और ज्यादा समझदार थे, उन्हीं की बात को इस्तेमाल किया गया। ठीक है। अब ब्रिटिश ने सोचा कि यहाँ तो अब इनको तो शिक्षित क्या कर दिया, ये तो गड़बड़ हो गई, अभी तो ज्यादा शिक्षित हो गए, ये तो समझदार भी हो गए। देखो, शिक्षा का उनका उद्देश्य क्या था कि भारत में उनको एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिश मानसिकता वाला हो, है ना, और ब्रिटिश लोगों को शासन करने में, प्रशासन में सहायता करें। और अगर जनता नाराज होती है तो वो ब्रिटिश शासन को सुरक्षा भी प्रदान करे, क्योंकि बीच में आ गए ना, वो प्रशासन हो गया, जनता हो गई, और शासन और जनता के बीच में क्या हो गया, एक सुरक्षा दीवार के तौर पे काम करेंगे ये भारतीय। तो शासन सुरक्षित भी रहेगा और शासन चलाने में भारतीयों की मदद भी मिल जाएगी, कम वेतन में हमें ज्यादा अच्छे लोग मिल जाएंगे। ठीक। अब यही उनके अंदर जागृति आई कि हम शासन कर सकते हैं, हम इसका हिस्सा बन सकते हैं। और इसी विश्वास के साथ उन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांति का समर्थन नहीं किया। और 1858 में जब ये देखा कि किस तरीके से अब जो शासन करने की शक्ति है वो कंपनी के हाथों से ब्रिटिश ताज के पास ट्रांसफर हो गई, अब उनकी उम्मीदें बढ़ गई कि अब तो ब्रिटिश रूल इंडिया में अगर इस्टेब्लिश हो रहा है तो वही व्यवस्था भारत में भी लागू होगी जो ब्रिटेन में है। समझ में आ रही बात कि एक तरफ ब्रिटेन है, ब्रिटेन में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और एक तरफ भारत है। अब भारत में भी ब्रिटिश रूल अगर आ गया तो भारत में भी अगर इन्हीं लोगों का शासन होगा तो भारत में भी कैसा शासन होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। अब ये उम्मीदें भारतीयों को हुई। ठीक है। अब देखो, कहते हैं कि भारतीयों ने अपने प्रतिनिधित्व की मांग करना शुरू किया, और जैसे जैसे उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार जिस तरीके से शासन कर रही है उसमें भारतीयों की भागीदारी है ही नहीं, भारतीयों की भागीदारी है ही नहीं, तो उन्होंने अपनी इस डिमांड को और ज्यादा तीव्र कर दिया, और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर, बार बार सवाल उठाए जाने लगे गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है। तो गवर्नमेंट के ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो उनको समझ में आया कि अब भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिए बिना हम भारत में शासन नहीं कर सकते। ठीक है, कि भले ही ये उपनिवेश हो लेकिन अब इसको हिस्सेदार बनाए बिना, इसको शासन में प्रतिनिधित्व दिए बिना, भारतीयों के सहयोग के बिना, बहुत ध्यान से सुनना, भारतीयों के सहयोग के बिना हम भारत में शासन नहीं कर सकते। इसलिए अब थोड़ा ही सही, सीमित रूप से ही सही, लेकिन इनकी हिस्सेदारी बनानी पड़ेगी। अब ब्रिटिशर्स अपनी चाल चल रहे थे, वो सोच रहे थे कि ठीक है प्रतिनिधित्व ही तो चाहिए, प्रतिनिधित्व तो हम अपनी चॉइस से देंगे। देखना आप कैसे कैसे प्रतिनिधित्व के लिए भारतीयों ने लड़ाई लड़ी और कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक्ट के माध्यम से, अधिनियमों के माध्यम से भारतीयों के लिए कुछ प्रावधान किए कि अब वो भी प्रशासन का हिस्सा या शासन का हिस्सा बनेंगे। ठीक है। और इनमें हम पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट्स, भारतीय परिषद अधिनियम। मतलब भारतीयों को
शासन में भागीदारी देने के लिए ब्रिटेन की सरकार के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा कुछ अधिनियम समय समय पर पारित किए। ठीक, ये कौन कौन से अधिनियम थे? सबसे पहला जो अधिनियम था इस काम के लिए, इस उद्देश्य के लिए, भारत की परिषद में भारतीयों की भागीदारी के लिए, तो ये किया, एक एक्ट आया 1861, 1861। इसे क्या कहा गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके बाद 1861 में जो भी प्रावधान हुए, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, 1861 के जो भी प्रावधान थे उन प्रावधानों को लागू किया गया। कुछ समय के लिए भारतीयों को लगा कि सीमित रूप से ही सही प्रतिनिधित्व तो दिया है इन्होंने, समझ रहे हो? कुछ समय के लिए तो लगा, लेकिन बाद में जब रियलिटी सामने आने लगे तो उनको लगा कि फायदा तो कुछ है ही नहीं ऐसे प्रतिनिधित्व का, कोई मतलब नहीं है। अब भारतीय ने जब देखा कोई मतलब नहीं है तो उन्होंने और ज्यादा डिमांड करना शुरू कर दिया, दबाव डालना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर। फिर गवर्नमेंट ने सोचा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, अब इसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा, और फिर 1861 में संशोधन किया गया। ठीक है, और कौन सा एक्ट आया? 1892, वही भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, अब 92 में आया, लेकिन यहां पर भी ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? थोड़े से अधिकार और बढ़ा दिए, थोड़ा सा प्रतिनिधित्व और बढ़ा दिया, लेकिन भारतीय अब भी संतुष्ट नहीं, कह रहे ये तो अभी भी कुछ ना कुछ इन्होंने पाबंदियां अभी भी लगा रखी है, हम तो अभी भी नहीं मान रहे। अब भारतीयों ने और प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया। जब भारतीयों ने दबाव डालना शुरू किया, और वो कहते हैं कि वो समय था 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, क्योंकि ये तो 92 हो गया, 19वीं सेंचुरी खत्म। जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवादी भावना का बहुत ज्यादा माहौल बन गया, राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, और इसका जो केंद्र था वो था बंगाल। कौन सा केंद्र था? बंगाल। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, शासन में हिस्सेदारी चाहिए, राष्ट्रवाद की भावना है, एकजुट हो रहे हैं, तोड़ दिया जाए इनको। कैसे तोड़ दिया जाए? विभाजन कर दिया जाए बंगाल का। एक तरफ बंगाल का विभाजन, और जैसे विभाजन हुआ वैसे ही भारतीय जनता समझ गई, शिक्षित वर्ग समझ गया कि ये विभाजन किसी प्रशासनिक सुधार के लिए नहीं किया गया, ये तो भारतीयों को अलग करने के लिए किया गया। अब जब आपको पता चल जाता है, देखो अपने मन से चाहे लड़ते रहें, अपने मन से लड़ेंगे दिन रात, लेकिन जब पता चल गया कि तीसरे व्यक्ति ने जानबूझ के फूट डाली है अलग करने के लिए, तो क्या होगा? ज्यादा प्रेम उमड़ता है, ज्यादा प्रेम उमड़ता है। तो ब्रिटिशर्स ने बंगाल का विभाजन किया हिंदू मुस्लिम में फूट डालने के लिए, उल्टा हो गया। मतलब कहीं ना कहीं देखो, कोई काम अगर होता है तो उसका प्रभाव कुछ तो बनेगा ही बनेगा। भले ही परिणाम ये भी निकला कि मुस्लिम लीग का गठन हो गया, लेकिन ये भी परिणाम हुआ कि जैसे ही पता चला कि हिंदू और मुस्लिम में विभाजन करने के लिए बंगाल का विभाजन हुआ है, अलग करने के लिए, अब हिंदू और मुस्लिमों का प्रेम उमड़ रहा है, एक दूसरे के प्रति गले मिल रहे हैं, राखियां बांध रहे हैं। अब ब्रिटिश फिर परेशान, उन्होंने कहा ये तो उल्टा ही हो रहा है। उन्होंने सोचा कि अब फिर से एक चेंज करना पड़ेगा, और फिर उन्होंने और इसमें संशोधन किए, और इसे कहा कि हम और सुधार कर रहे हैं, और एक और अधिनियम आया, और उसका नाम था 1909। इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, और इसी को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से। जॉन मॉर्ले जो कि भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो वायसरॉय थे, उन दोनों के नाम पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, सुधार के रूप में ये आया। और ये क्या था? ये सुधार क्या था? भारतीय परिषद अधिनियम ही था ये ही। ठीक है, समझ गए? तो आप इन तीनों एक्ट के माध्यम से एक चीज तो आपको क्लियर हुई होगी कि ये जो एक्ट बने, जो अधिनियम बने, ये किसके लिए बने? भारतीय परिषद के लिए बने, इंडियन काउंसिल। समझ में आ रही बात? इंडियन काउंसिल मतलब भारत की परिषद, मतलब ये वो संगठन, ये वो जगह या वो समूह है
जहां पर भारत के लिए नीति निर्माण किए जाते होंगे उनको लागू किया जाता होगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए तो इसी काउंसिल में हिस्सा लेने के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे थे ना। ठीक है, तो अब ये काउंसिल क्या थी, ये काउंसिल क्या थी ये पहले पता होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा क्या हुआ 1861 से पहले कि 1861 में ब्रिटेन की संसद ने भारतीयों को शांत करने के लिए एक परिषद अधिनियम बनाया 1861। देखो, बिना प्रेशर के ब्रिटिश ये अधिनियम बनाने वाले तो नहीं थे। समझ में आ रही बात? तो कुछ परिस्थितियां 1861 से पहले बनी होंगी जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ होगा, ये अधिनियम आया, ये एक्ट आया। क्लियर है इतना? तो हम भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये जो लाइन है ना, भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग, ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीयों के अंदर राजनीतिक रूप से इतनी जागरूकता आ गई कि उन्होंने अपने अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी बात है, सोच के देखिए। ये समझना ही कि शासन का हिस्सा बनना हमारा अधिकार है। आप अपने अधिकार की मांग तब करोगे ना जब आपको अपना अधिकार पता होगा। और अगर आपकी जो मांग है वो शासन का हिस्सा बनने की है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये आभास हो चुका कि शासन अगर भारतीयों के ऊपर चल रहा है तो भारतीयों की भागीदारी भी उसमें होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्रिटेन में बैठे हो और भारत के लिए नीतियां बनाए जा रहे हो और भारत की जनता शामिल ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो 1861 से पहले वो कौन सी परिस्थितियां थी वो हम देखेंगे। तो पहले इसके कारण पे जाते हैं, और इसका कारण कहां छुपा हुआ है, 1858 के एक्ट में। ठीक है, कहां पे है, 1858, भारत सरकार अधिनियम कहा गया इसे। मतलब अब भारत में कैसी सरकार होगी इसके लिए अधिनियम पारित हुआ 1857 की क्रांति के बाद, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति पूरे तरीके से सफल नहीं रही। मतलब जो उसका वास्तविक उद्देश्य था वो तो पूर्ण नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन हाँ, उसने भारतीयों के मन में ये विश्वास जरूर जगा दिया कि अगर सही योजना हो और यूनिटी हो, एकता के साथ सही योजना बना के अगर शासन का विरोध किया जाए तो वो सफल जरूर होता है। अब जैसे भारतीयों के अंदर ये विश्वास आया, अब देखो दोनों रुख बदले। उधर से ब्रिटेन का भारत के प्रति रुख बदला, उनके मन में ये डर बैठने लग गया कि ये विरोध भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, ये विरोध भी कर सकते हैं। और भारतीयों के मन में क्या भाव आया कि हम विरोध भी कर सकते हैं। दोनों तरफ है ये बात, और यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती। तो पहले लिखिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम। हाँ जी, सेम हियर, आई एम फीलिंग द सेम। और ये भी चलवा लो, है ना। (1858) भारत सरकार अधिनियम। अब देखो 1857 की क्रांति के बाद भारत में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। ठीक है, और यहाँ एक काम करो, लिखो, पहले एक लाइन लिखो, लिखिए। देखिए 1857 की क्रांति के पश्चात, इसको यहीं रख लो,
1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश शासन में यह विचार आने लगा कि भारतीयों के सहयोग के बिना ऑनलाइन में भी सभी नोट्स बनाते रहे साथ में, सहयोग के बिना शासन संभव नहीं है, शासन संभव नहीं है। दूसरी ओर भारतीयों के मन में भी यह विश्वास उत्पन्न हुआ, दूसरी ओर भारतीयों के मन में भी यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि सही मार्गदर्शन, योजना के साथ, सही मार्गदर्शन एवं योजना के साथ एकजुट होकर शासन की गलत नीतियों का विरोध किया जा सकता है। शासन की गलत नीतियों का विरोध किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, 1857 के बाद भारत के इतिहास में एक नया परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा लागू किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, अब देखो 1858 में जो भारत सरकार अधिनियम आया, इस अधिनियम में जो बातें कहेंगी, मेन बातें तो वही की शासन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, कंपनी से क्राउन के पास चला जाएगा, ये तो सबसे पहला। उसके बाद ये कह दिया गया कि अब क्योंकि भारतीयों को ऐसा मौका नहीं देना कि वो दोबारा क्रांति करें, है ना, ऐसा मौका नहीं देना कि वो क्रांति करें, तो एक काम कीजिए कि जितने भी शासक वर्ग हैं, हड़प की नीति को बंद कर दीजिए, किसी के भी राज्य का अधिग्रहण ना हो, ठीक है, कोई दबाव ना डाला जाए, तो भारतीय जो शासक वर्ग है वो भी अब आगे क्रांति नहीं करेगा। तो हड़प की नीति को बंद कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई। ये तो सामान्य बात है। इनके अलावा कहते हैं कि इस अधिनियम ने भारत की सेना, भारत के नागरिक और भारत के प्रशासन, इन तीनों में ही परिवर्तन करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम क्या निकला कि इसने भारत की सेना में परिवर्तन किया, दूसरा भारतीय जनता या भारतीय नागरिकों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन आया। इसको एज इट इज लिखना, व्यवहार में परिवर्तन। और तीसरा प्रशासन में परिवर्तन। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की जब क्रांति हुई तो इस क्रांति में
शुरुआत किसने की थी? शुरुआत किसने की थी? सेना ने। सेना के द्वारा इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसे सैन्य विद्रोह भी कहा जाता है ना। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि जिन्होंने शुरुआत की हमें उसी चीज को चेंज करना है, क्योंकि सेना तो सबसे अहम हिस्सा है ब्रिटिश शासन को भारत में सुरक्षित रखने के लिए, भारतीयों को नियंत्रित रखने के लिए। बताइए, अगर सेना ही विद्रोह करने लगे तो कैसे शासन स्थापित हो पाएगा, कैसे नियंत्रण मजबूत होगा? तो सबसे पहले जो परिवर्तन किया जाना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? सेना के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? इस अधिनियम के बाद उन्होंने कहा कि अब सेना में परिवर्तन होगा। और सेना में परिवर्तन कैसा होगा? जिन जिन क्षेत्रों के सैनिक इस क्रांति में शामिल थे उनकी नियुक्ति अब कम कर दी जाएगी या बंद कर दी जाएगी। जो सैनिक क्रांति के दमन करने में सहयोग कर रहे थे, जैसे पठान, गोरखा, सिख, ठीक है, इनको शामिल किया जाएगा, इनकी ज्यादा से ज्यादा भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? पहला पॉइंट यहां पे लिखो, सेना में परिवर्तन किया। कैसे? लिखो। हाँ, ये प्रति ठीक है, तो यहां पे लिखिए पहले सेना में परिवर्तन में लिखिए बंगाल, बिहार, अवध क्षेत्र के सैनिकों की, बंगाल, बिहार, अवध के सैनिकों की सेना में भर्ती पर रोक लगा दी गई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, गोरखा सेना में परिवर्तन किया गया। बंगाल, बिहार, अवध के बंगाल, बिहार और अवध के सैनिकों की सेना में भर्ती पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, गोरखा, पठान और सिख सैनिकों की अधिक से अधिक भर्ती की गई। किनको ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया गया? गोरखा, पठान और सिख, इनको ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती किया गया। ठीक है, दूसरा इन्होंने जो परिवर्तन, ये तो हुआ कि सेना में कौन रहेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने देखा कि अभी तक जो सेना थी उसमें भारतीयों का अनुपात ज्यादा रहता था। जो सेना थी उसमें भारतीय सैनिक ज्यादा थे और ब्रिटिश या यूरोपियन जो थे वो बहुत कम थे। अब उन्होंने सोचा कि ये रेशियो हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो अनुपात है ये कम करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक 2 भारतीय सैनिक के साथ हमें कम से कम 1 ब्रिटिश को तो नियुक्त करना ही है। मतलब सेना का जो कंपोजिशन है, जो ढांचा है सेना का, वो बदल दो। अगर भारतीय सैनिक ज्यादा रहेंगे तो हमेशा कभी भी ऐसा, भविष्य में भी ऐसा हुआ कि शासन की किसी नीति के विरुद्ध ये हो गए तो भारतीय सैनिक तो उठ खड़े होंगे। तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो पावर को बैलेंस करने के लिए इन्होंने क्या किया कि अगर 2 भारतीय सैनिक हैं तो उनके सामने कम से कम 1 तो ब्रिटिश होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये नहीं हो रहा तो 5 भारतीय अगर सैनिक हैं तो कम से कम 2 ब्रिटिश तो उनके साथ होने चाहिए। ये अनुपात होना चाहिए सेना में, ये कंपोजिशन रखना चाहिए, कब रखना है। मतलब क्या किया गया कि ब्रिटिश सिपाहियों की भर्ती ज्यादा की गई ताकि सेना में शक्ति का एक संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे पावर का। ठीक है, ये दूसरा चेंज हुआ सेना में। तीसरा परिवर्तन इन्होंने कहा कि जहां जहां भी ज्यादा हथियार, तोपखाने,
ये जो ब्रांचेस हैं यहां पर भारतीयों को नियुक्त ना किया जाए, यहां पर ब्रिटिश अधिकारी के नियंत्रण में ही रहेंगी ये चीजें। ठीक है, तो लिखो आधुनिक हथियारों और तोपखानों, आधुनिक हथियारों, तोपखानों और रणनीतिक क्षेत्रों पर, रणनीतिक क्षेत्र स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, रणनीतिक क्षेत्रों पर केवल ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को ही नियुक्त किया जाएगा। केवल ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को ही, और रणनीतिक क्षेत्रों, रणनीतिक क्षेत्रों पर केवल ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाएगा। समझ में आई बात? अब एक बात बताओ, ऐसे में अब जो भारत के अंदर जो ब्रिटिश फोर्स है, अब जो भारत के अंदर सेना है, उस सेना में भारतीयों की स्थिति कैसी कर दी गई बताइए? बिल्कुल कमजोर कर दी गई। अब जैसे ही सेना में ये परिवर्तन हुआ, जब ये देखा गया कि अवध के सैनिक, बिहार बंगाल क्षेत्र के जो सैनिक थे, उनकी एकदम कमी कर दी गई है, उनको उनकी भर्तियां रोक दी गई हैं, और जो क्रांति के दमन में सहयोग कर रहे थे उन सैनिकों की भर्ती बढ़ा दी गई है। इसका मतलब क्या कि भारत की ही जनता को, एक तरफ की जनता को दूसरी तरफ की जनता के विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब सेना में भी भेदभाव की शुरुआत की, सेना में भी फूट डालकर शासन पर नियंत्रण करने की शुरुआत थी। समझ में आया? इसका मतलब ये अपने आप में ये हो जाना कि भारत के एक क्षेत्र के जो सैनिक हैं, पूर्वी भारत के, मध्य भारत के जो सैनिक हैं, उनका पश्चिमी क्षेत्र के सैनिक या उत्तर पश्चिमी सीमा के जो सैनिक होंगे उनसे कोई भी लगाव अब नहीं होगा। उनके मन में एक भेदभाव की स्थिति उन्होंने पैदा कर दी कि ये तो क्रांति के समर्थन में थे, ये क्रांति के दमन में थे। जो क्रांति कर रहे थे उनको पनिशमेंट मिली, और जो दमन कर रहे थे उनकी भर्तियां बढ़ा दी गई। अब जिनकी भर्तियां बढ़ा दी जाएंगी अपने आप से शासन के पक्ष में होंगे कि नहीं होंगे? खुश होंगे वो लोग। इसका मतलब क्या हुआ? सेना के अंदर फूट डाल दी, डिवाइड एंड रूल। आ रहे समझ में? तो लिखो, स्टार मार्क करके लिखना, 1858 के 18 को, इसी में आगे स्टार मार्क करके लिखो, 1858 से ब्रिटिश शासन ने भारतीय सेना में ही भेदभाव और फूट डालने की राजनीति या फूट डालने की नीति शुरू कर दी। अब इससे क्या, इसका परिणाम क्या होना था? इसका परिणाम ये होना था कि यदि पूर्वी भारत में कभी अगर इस तरीके का क्रांति का माहौल बनेगा तो पश्चिम के जो सिपाही हैं वो किसी भी तरीके से कोई लगाव महसूस नहीं करेंगे, अग्रेसिवली सप्रेशन में हेल्प करेंगे वो। समझ में आ रहा है? ये हुआ सेना में परिवर्तन। ठीक है, अगला परिवर्तन जो किया इस 1858 के अधिनियम के बाद से, ठीक है, 1858 के अधिनियम ने वैसे तो भारतीय नागरिकों के लिए स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, वैसे स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन इसके बाद से एक परिवर्तन नीति में जरूर देखा गया। जो ब्रिटिश शासन की जो नीतियां थी भारतीयों के लिए, उन नीतियों में स्पष्ट रूप से देखा गया है परिवर्तन। ये परिवर्तन क्या हुआ? जब देखा कि 1857 की क्रांति में अधिकांश जो नेता थे वो कौन थे बताइए? नेता शब्द मैंने यहां पे इस्तेमाल किया है, नेता शब्द। 1857 की क्रांति में अधिकांश नेता,
मतलब नेतृत्व कर रहे थे, वो शासक थे। उन शासकों में भी मुस्लिम कौन थे? मुस्लिम शासक थे। याद है कि नहीं ये सारे नाम? हाँ, याद है? टेस्ट कर लिया जाए। दिल्ली में कौन थे? दिल्ली का तो बताओ। अच्छा, और उनके साथ? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बताइए, लखनऊ से? अच्छा बताइए, मुरादाबाद से? बिजनौर से? कौन? अच्छा, हाँ ठीक है। और अवध से? अवध, फैजाबाद? समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, रिवीजन बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में जो अधिकांश नेता थे वो कौन थे? मुस्लिम। मतलब इस क्रांति में नेतृत्व जिनके हाथ में था उनमें अधिकांश लोग इस्लामिक थे, मुस्लिम धर्म से थे। अब देखो कैसे शासन की नीतियां चेंज हुई। शासन ने ये आरोप लगाया कि ये क्रांति नहीं होती अगर ये सिर्फ एक सैन्य विद्रोह तक सीमित रह जाता, और सैन्य विद्रोह होता हम इसका दमन कर देते। ये इतनी बड़ी क्रांति का रूप ही नहीं लेता अगर मुस्लिम शासकों के द्वारा इस क्रांति को भड़काया नहीं गया होता। तो उन्होंने आरोप लगाया कि क्योंकि जब ब्रिटिश भारत में आए थे उस समय पूरे भारत में अधिकांश क्षेत्रों में मुस्लिम शासन की स्थापना थी और ब्रिटिश शासन ने उनसे शासन छीन लिया। तो ये जो क्रांति थी किसके द्वारा भड़काई गई थी? ये मुस्लिम वर्ग के द्वारा भड़काई गई क्रांति थी। इसलिए शासन ने क्या करना शुरू किया? भारतीय जनता में फूट डालना शुरू कर दिया। उन्होंने मुस्लिम वर्ग को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और उनके क्षेत्रों के विकास, इन सब में कहीं ना कहीं पीछे रखना शुरू कर दिया। ठीक है, और ऐसे क्षेत्रों का डेवलपमेंट किया गया ज्यादा से ज्यादा जहां पर अधिकांश जनसंख्या कौन हो? हिंदू हो। जो हिंदू क्षेत्र थे वहां पर शिक्षा के सुधार के प्रयास ज्यादा किए गए, वहां पर संरचनात्मक विकास ज्यादा किया गया, स्वास्थ्य के लिए भी काम किया गया। शिक्षा ज्यादा होगी तो नौकरियां भी मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जनसंख्या को, देखो बहुत ध्यान से समझना, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलकर लड़ रहे थे। तो ब्रिटिशर्स, एक साम्राज्यवादी शक्ति, हमेशा ये चाहेगी कि इनकी जो कमजोरी है उसका फायदा उठाया जाए। और उन्होंने कमजोरी किस चीज को समझा? भारत की विविधता को। और विविधता में सबसे बड़ी विविधता उनको क्या दिखाई दी गई? धर्म की विविधता। तो उन्होंने सोचा कि अगर इन भारतीयों को अब तुरंत 1857 के बाद से, कि अब इन भारतीयों को अगर अलग रखा जाएगा, इनको अलग अलग पहचान में रखा जाएगा कि ये भारतीय, सॉरी ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख। समझ में आ रहा है? आर्मी में तो कर ही दिया ना, ये हिंदू ये मुस्लिम हो गए, तो अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे से कभी भी जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे। जब जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे, यूनिटी नहीं आएगी, आपस में ही लड़ेंगे, और आपस में लड़ेंगे तो हमसे नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे, समझ में आ रहा है ना? तो उन्होंने 1857 के बाद से भारतीय जनता को कभी भी एकता के सूत्र में ना बांधा जाए, ऐसी नीतियां अपनानी शुरू कर दी। शुरुआत से फूट डालने की शुरुआत कर, यहीं से तुरंत बाद लिखो। तो लिखो कि 1857 की क्रांति में अधिकांश नेता, ऑनलाइन वाले भी लिखिए, लिखिए बेटा, लिख लेना, मुस्लिम वर्ग से थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शासन का आरोप था कि, लिखने की स्पीड बढ़ाइए, शासन का आरोप था कि यह क्रांति मुस्लिम वर्ग के द्वारा भड़काई गई है। मुस्लिम वर्ग के द्वारा भड़काई गई है, इसलिए भारत की जनता को
हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव में हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव से, ऐसे लिखो, के भेदभाव से अलग रखना शुरू कर दिया। ठीक है, देखो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार एवं विकास की नीतियां सीमित कर दी गई। ठीक है, और हिंदू जनसंख्या के प्रति सहयोग का भाव दिखाया। और हिंदू जनसंख्या के प्रति सहयोग का भाव दिखाया। ब्रैकेट में लिख दो, फूट डालो और शासन करो की नीति। ठीक है, अब देखो, अब ब्रिटिशर्स ने 1858 से जो अपनी नीतियां थी वो कैसी रखी? नीतियां ऐसी रखी कि हिंदुओं को समर्थन, ठीक है, और जो मुस्लिम जनसंख्या थी, ठीक है, उन पर उनके विकास को सीमित कर दिया। अब ब्रिटिशर्स ने देखा कि ऐसे में फायदा ये है कि ये लोग कभी भी एक नहीं हो पाएंगे, अच्छा है हम शासन करते रहेंगे, ये आपस में लड़ते रहेंगे और इससे हमारा ही फायदा है। अब 1858 से नीति शुरू कर दी। भारतीय जनता और भारतीय जो शिक्षित वर्ग था वो इस बात को धीरे धीरे समझ रहा था। उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो शुरुआत से सोच रहे थे शासन में हमारी भागीदारी हो, ठीक है, शिक्षा का प्रसार करना, राष्ट्रवादी भावना का प्रसार करना, वो अपने काम में, अपने उद्देश्य में लगे हुए थे। अब जैसे ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, अधिकांश वकील जिनको संवैधानिक तौर तरीके पता हो, जिनको राजनीतिक व्यवस्था पता हो, ठीक है, जिनको कानूनी तौर तरीके पता हो, अब ब्रिटिशर्स ने सोचा 1885 के बाद कि अब ये जो शिक्षित वर्ग है जिनमें अधिकांश हिंदू हैं, अब ये तो समस्या हो गई। जिनको समर्थन दिया था अब वही एक बड़ा राजनीतिक मंच बनाकर बैठ गए, राष्ट्रवादी भावना का प्रसार कर रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बिना धर्म, बिना जाति, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सबको सदस्य बनने की अनुमति थी। इसीलिए तो उसका नाम भी क्या रखा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब और अध्यक्षता भी सभी धर्मों के लोगों को मिली, समानता से उन्होंने चलाया। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक ऐसी, ये तो क्या हो गया, ये तो इन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया, हमारी तो पूरी मेहनत खराब कर दी इन्होंने। हम तो बड़ी मुश्किल से क्या कर रहे थे, भारत की जनता को दो हिस्सों में बांट रहे थे और ये तो एक होते जा रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1885 के बाद से जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उन्होंने काम देखा तो 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन किस आधार पर, जैसे ही 1905 तक आए उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए क्या कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि ये बंगाल है और इस बंगाल को ऐसे दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा
क्योंकि बंगाल का क्षेत्र भी बड़ा है, जनसंख्या भी ज्यादा है और प्रशासनिक दृष्टि से बड़ी दिक्कत आती है। तो सुधार करने पड़ेंगे। भारतीय जनता ने कहा हमें पता है सुधार करने पड़ेंगे, ये विभाजन ऐसे ना होकर, ये विभाजन ऐसे भी तो हो सकता था। हमें पता है कि आपने ये विभाजन पूर्वी और पश्चिमी में क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाला क्षेत्र है और ये क्षेत्र कैसा है, हिंदू बहुल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा चलो ठीक है, अब तुम्हें समझ तो आ ही गया, तो हम सच्चाई अब और खुल के बता देते हैं। उन्होंने कहा हाँ सही कह रहे हैं, पूर्वी जो बंगाल है यहाँ पे गौर से देखिए कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता, विकास की दृष्टि से ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। आप ही कह रहे हैं ना कि पश्चिमी जो पूर्वी जो क्षेत्र है यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या अधिक है, तो एक बात हम भी जोड़ देते हैं इसमें, क्या कि पूर्वी तरफ डेवलपमेंट भी बहुत कम, शिक्षा की बहुत कमी है, कोई सुधार नहीं हो रखा। शिक्षा नहीं है तो रोजगार में हिस्सेदारी नहीं है, रोजगार नहीं है तो गरीबी है, गरीबी है तो बहुत ज्यादा रूढ़ियां और परंपराओं में जकड़े पड़े हैं, पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। तो आप सोचिए कि पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के लोगों में कितना फर्क है। अब पूर्वी बंगाल के लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, बात तो सही कह रहे हैं, पूर्वी बंगाल में डेवलपमेंट कम और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज्यादा, हमारे साथ तो भेदभाव किया इन हिंदुओं ने। समझ रहे हो अब आप कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, और इसीलिए 1905 के बाद से ये भाव आने लगा, ये विचार आने लगा कि अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो मुस्लिम समुदाय के हित में काम करे, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग हों। इसलिए पैरेलली जब एक तरफ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चल रही थी, तो उसके पैरेलल ही, उसके समानांतर ही एक मुस्लिम लीग का गठन किया गया 1906 में, और यहीं से यहां से परिवर्तित कर दिया। 1858 से ब्रिटिश नीति क्या थी, हिंदुओं को समर्थन और मुस्लिम जनसंख्या के विकास में बाधाएं करना, उनको सीमित कर देना, और यहां से पलट दिया सारा, ठीक है। 1905 से परिवर्तित कर दिया पूरा, और 1905 से क्या कर दिया, अब किसको समर्थन, अब यहां से मुस्लिम को समर्थन और हिंदू जनसंख्या के प्रति जो हिंदू जो राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है, के अधिकारों को सीमित करना शुरू कर दिया। ऐसे लिखना इसको, ठीक है। ये नीति 1905 के बाद से उन्होंने अपनी ही नीति को क्या कर दिया, बिल्कुल पलट दिया, ठीक है। पहले ये नीति अपनाई तो एक पक्ष कमजोर हुआ, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर हुआ मुस्लिम वर्ग, और जब यहाँ पे कमजोर हो गया तो उसी बात का फायदा उठा के उन्होंने क्या किया, भारत में भारत की जनता को वास्तविक रूप से दो भागों में विभाजित कर दिया। समझ में आ रहा है। और कहा जाता है कि यही जो नीति थी 1905 में बंगाल का जो विभाजन था, इस विभाजन की नीति ने भारत में सांप्रदायिक या संप्रदायवाद की शुरुआत कर दी, ठीक है। जो कम्युनल जो फैक्टर है भारत के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, संप्रदायवाद की जो बात थी वो यहीं से आई, सांप्रदायिक विचारों की शुरुआत हुई यहां से। किसके द्वारा ये विचार थोपा गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये 1858 के बाद भारत की जनता में परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब आप इन सारी चीजों को देखो, अब जो हिस्ट्री चलेगी ना, पैरेलल चलेंगी बहुत सारी लाइनें। जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखे होंगे ना, रेलवे ट्रैक देखे होंगे, पैरेलल चलती हैं बहुत सारी लाइनें, और फिर जंक्शन होता है, सब आपस में मिल जाती हैं। तो ऐसे अब जितनी भी एक्टिविटी, जो भी घटनाएं होंगी, वो सब पैरेलली चलती हुई नजर आएंगी। तो एक तरफ ब्रिटिश शासन ने क्या किया, सेना में परिवर्तन करके शासन को अपने नियंत्रण में लिया, शक्ति को अपने नियंत्रण में लिया। दूसरी तरफ जनता को उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। और तीसरा काम कहां पे किया, प्रशासन में, ठीक है। और प्रशासन में क्या
परिवर्तन किया वो देख लेते हैं। ये समझ में आया? नोट कर लिया सभी ने? अब प्रशासन में क्या परिवर्तन आया ये देखिए। प्रशासन में कहा गया कि अब भारत की जो सरकार होगी या भारत के जो मामले होंगे उनको दो तरीके से देखा जाएगा। एक, भारत के राज्य सचिव होंगे और इनकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय एक समिति होगी, है ना? ठीक है। उसी तरीके से यहां पर भारत के जो गवर्नर जनरल थे अब वो क्या हो जाएंगे? भारत के वायसरॉय। और पहले जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनकी एक सलाहकारी परिषद हुआ करती थी, एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी। वो सलाहकारी परिषद अब बदल जाएगी और उसे क्या कहा जाएगा? लिख देते हैं। इनकी जो सलाहकारी परिषद थी वह इंपीरियल लेजिस्लेटिव, इंपीरियल लिखो, ऐसे लिखना, इंपीरियल विधायी परिषद बन जाएगी। इंपीरियल विधायी परिषद बन जाएगी। इंपीरियल क्यों? इंपीरियल शब्द किससे आया है? साम्राज्य से। इंपीरियल शब्द किससे आया है? साम्राज्य से। वायसराय कौन थे? प्रतिनिधि थे ताज के। और जो ब्रिटेन है वो क्या है? साम्राज्यवादी शक्ति है। इसका मतलब ये जो विधायी परिषद होगी ये किसके, ये क्या होगी? ब्रिटेन के का एक प्रतिनिधित्व के तौर पे यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि ये प्रतिनिधि हैं ब्रिटिश ताज के। तो इनकी जो अब परिषद होगी वो भी कैसी मानी जाएगी? वो भी इंपीरियल विधायी परिषद मानी जाएगी। समझ में आ गया? अब ये दो चीजें, ये दो बना दिए भारत के प्रशासन के लिए, भारत में शासन करने के लिए। ये 1858 का प्रशासन में परिवर्तन या शासन में परिवर्तन हम कहते हैं। इसमें दो भाग बना दिए। एक बना दिए भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और दूसरा वायसरॉय। और वायसरॉय कौन थे? ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि थे। अब एक बात बताइए, इन दोनों में ही चाहे यहां कह लो 15 सदस्य और यहाँ पे लगभग 4 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य होते थे इनको डिटेल में चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। तो एक तरफ भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और इनकी सहायता के लिए 15 सदस्य। और ये जो सदस्य होते थे, ये सदस्य कौन थे? जो भारत में सेवा दे चुके हों, सेवा का अनुभव रखते हों या सेवा दे चुके हों। ठीक है। और यहां पर वायसराय, और इन वायसरॉय की सहायता के लिए भी क्या है? एक परिषद है। और इस परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य होते थे? 4, 4 मेंबर्स होते थे। अब ये जो 4 मेंबर्स होते थे इनका इलेक्शन कैसे होता था? कैसे इनकी नियुक्ति होती थी? नियुक्ति देखते हैं। इनको नियुक्त करने के लिए 3 सदस्य जो होंगे ये नियुक्त किए जाते थे राज्य सचिव के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सचिव। और जो एक सदस्य होते थे इसे ब्रिटिश शासन नियुक्त करता था। मतलब नियुक्तियां कहां से हो रही हैं? ब्रिटेन से। ठीक है। अब इन दोनों ही जगह पर
आप मुझे बताइए, क्या कोई भी भारतीय दिखाई दे रहा है आपको? कोई भी भारतीय यहाँ पर नहीं था, मतलब भारतीयों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं। अब जब ये देखा गया तो अब भारतीयों ने कहना शुरू किया कि एक तरफ सेना पे इतनी पाबंदियां, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने ब्रिटेन का शासन भारत में लागू कर दिया, लेकिन उस शासन में कहीं पर भी नीति निर्माण से लेकर और नीति को लागू करने तक कहीं पर भी कोई भी भारतीय दिखाई नहीं देता। अब जैसे ही ये ढांचा देखा गया तो भारतीयों ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया कि क्या ये वास्तविक रूप से ये ब्रिटिश शासन है भारत में? वहां पर तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो भारत में भी वैसी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां पर लागू की जाए, ठीक है। अब जैसे ही ये बात आई, अब ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लगा, भारतीयों ने मांग करना शुरू किया और ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हुआ, और उसी प्रेशर का नतीजा था कि 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया। तो अब अगला लिखिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। अब देखो यहां पर 1861 में अब क्या चेंज होगा। अब 1861 से जो चेंजेस हुए ना, वो यहां पर हुए। कहां पर हुए? यहां पर चेंजेस हुए। यहां पर चेंज क्या किए गए, ये कहा गया कि ये महोदय तो कहां रहते हैं? ब्रिटेन में रहते हैं, ब्रिटेन की संसद का हिस्सा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। वहीं पर जो 15 सदस्य हैं, इनकी सलाहकारी परिषद है, ठीक है, और उनकी सलाह पर ये काम करते हैं, भारत के मामलों के प्रभारी हैं। और ब्रिटेन की संसद में जब भी भारतीय मामले पर प्रश्न उठते हैं तो जवाब कौन देता है? भारत के राज्य सचिव देते हैं जवाब। ये तो चलो ठीक है, ब्रिटेन की संसद में एक भारतीय सचिव होना चाहिए, भारत का राज्य सचिव होना चाहिए, वो आपने नियुक्त कर दिया, ठीक है। लेकिन भारत के अंदर जिसको आपने वायसराय बनाया है, मतलब ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि, तो ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि मतलब ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि, समझ रहे हो। और इनकी जो परिषद है और जो निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो निर्णय यहां से पास होके यहां आए या फिर खुद इनके द्वारा लिया जाए, दोनों ही तरीके से कहीं पर भी इसमें भारतीय पक्ष नहीं है। तो अब जो सुधार किए जाए वो यहां सुधार किए जाए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये तो डिमांड कर नहीं सकते थे कि भारत का कोई व्यक्ति चुन के अब ब्रिटेन की संसद में जाए। ब्रिटेन की संसद में तो तब जाएगा, पहले भारत में तो जगह मिले, है ना। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सुधार किए जाएंगे। सुधार क्या किए जाए? तो उन्होंने कहा, ब्रिटेन की संसद ने कहा कि डोंट वरी, हम कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया और ये कहा गया कि अब इसको एनलार्ज किया जाएगा, इसमें जो सदस्यों की संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा। देखो एक बात ध्यान रखना, 1861 से पहले तक ये सेंट्रलाइज्ड वे में काम कर रही थी, केंद्रीयकृत शक्ति के रूप में काम कर रहे थे। भारत के, संपूर्ण भारत के लिए निर्णय कहां से लिए जा रहे थे? यहीं से लिए जा रहे थे। 1861 में बहुत सारे चेंजेस आए और ये कहा गया कि वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब लिखो, वहां पे चेंज लिखो। तो पहला पॉइंट यहां पर, सबसे पहला जो पॉइंट यहां पे लिखोगे वो लिखना कि वायसराय की शक्तियों में वृद्धि की गई। अब एक एक पॉइंट लिखते चलो। वायसराय की शक्ति में वृद्धि की गई। दूसरा पॉइंट, वायसराय की परिषद
में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। वायसरॉय की परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। सदस्यों की संख्या में वृद्धि। अब देखो, एक तरफ हमने लिखा कि सदस्यों की संख्या में वृद्धि, दूसरी तरफ लिखा खुद वायसरॉय को शक्ति ज्यादा दी गई। यहां पर वायसरॉय को शक्ति है क्या ज्यादा? क्योंकि यहाँ के ये सारे के सारे सदस्य कहां से नियुक्त होके आ रहे हैं? मेनली ब्रिटेन से। तो वायसरॉय की शक्ति बढ़ा दी गई। इसका मतलब क्या कि अब वायसरॉय को यह अधिकार दे दिया कि आप भारत से या आप अपनी मर्जी से आप सदस्यों की संख्या बढ़ा सकते हो, मतलब सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। वायसरॉय को यह अधिकार दिया गया कि वायसरॉय को अधिकार दिया गया कि वह विधायी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, वायसरॉय को अधिकार दिया कि वो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं और कुछ सरकारी सदस्य भी नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, लिखो, आगे लिख लो, और कुछ सरकारी सदस्य भी, ऑफिशियल मेंबर्स। जहां गैर सरकारी लिखा हुआ है वहां लिख लेना नॉन ऑफिशियल। ये वर्ड लिख जरूर लेना, हिंदी वाले सभी, नॉन ऑफिशियल भी लिख लेना, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, और सरकारी सदस्य भी। ये लाइन जो है, गैर सरकारी सदस्य और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। एक तो हुआ कि वायसरॉय को अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार देना, और उन अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति में भी कैसे सदस्य भी नियुक्त कर सकते हैं? वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी नियुक्त कर सकते हैं। मतलब जिनकी नियुक्ति की जाएगी, वायसरॉय को अधिकार दिया कि आप नियुक्ति कर सकते हो। और ये जो अतिरिक्त सदस्य होंगे टोटल, ठीक है, इन सबको क्या कहा गया सम्मिलित रूप से? इनको कहा गया अतिरिक्त सदस्य, और इनकी जो संख्या होगी वो 6 से 12। मिनिमम 6 टू मैक्सिमम 12 मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। कौन? वायसरॉय। और इन अतिरिक्त सदस्यों में नॉन ऑफिशियल मेंबर भी नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? वायसरॉय की शक्ति बढ़ा दी गई 1861 में। भारतीयों को यह दिखाया गया कि देखिए, जो मशीनरी भारत में काम कर रही है, जो व्यवस्था भारत में काम कर रही है, मतलब वायसरॉय काम कर रहे हैं और उनकी परिषद काम कर रही है। तो अब हम वायसरॉय को ये शक्ति देते हैं कि वो अपने विवेक के आधार पर, अपनी क्षमता से भारत में जो विधायी परिषद है इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। कितने सदस्य? 6 से 12। ठीक है, इन सदस्यों में गैर सरकारी सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर ब्रिटिश होंगे या भारतीय होंगे, ये वायसरॉय डिसाइड करेंगे। समझ में आ रही बात? नॉन ऑफिशियल मेंबर लिखा हुआ है, भारतीय नहीं। ये कौन हो सकते हैं? कोई भी हो सकते हैं। कौन डिसाइड करेगा? ये वायसरॉय डिसाइड करेगा। ठीक है, और इसी शक्ति के आधार पर वायसरॉय ने पहली बार 1861 के अधिनियम के बाद पहली बार 3 भारतीय लोगों को अपनी परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में हिस्सा दिया। अब सोचने वाली बात है कि वो 3 कौन होंगे? कौन थे वो 3?
महानुभाव। वो 3 थे, 3 में से एक थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराजा और तीसरे थे दिनकर राव महाराष्ट्र के। तीनों ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले, तीनों ही कहीं ना कहीं रियासतों से जुड़े हुए। और याद आ रहा है पटियाला कौन थे? ये रिवॉर्डीज थे, है ना। इसका मतलब वॉयसरॉय अपनी तरफ से, अपने विवेक से, अपनी इच्छा से भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल कर सकते थे। तो 3 सदस्यों को नियुक्त किया वॉयसरॉय ने, अपनी विधायी परिषद का हिस्सा बनाया। ठीक है, लिखो, एक ऐसे ब्रैकेट बना के लिखना, वॉयसरॉय ने 3 भारतीयों को विधायी परिषद का हिस्सा बनाया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, अब क्योंकि परिषद अधिनियम था तो परिषद में सारे चेंजेस हो रहे हैं। उन्हें कहा गया आप अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद एक चेंज और, बहुत ध्यान से समझना, एक चेंज और यहां पे किया गया। ये कहा गया कि जैसे पहले 4 सदस्य नियुक्त होते थे, 4 सदस्य नियुक्त होते थे, कौन से? जो ब्रिटेन से नियुक्त हो रहे थे, है ना, चाहे राज्य सचिव नियुक्त करे या सॉवरेन नियुक्त करे। अब ये कहा गया कि जो विधायी परिषद होगी, जो विधायी परिषद है, उसी के कुछ सदस्य कैबिनेट स्तर के सदस्य हो जाएंगे। विधायी परिषद के ही कुछ सदस्य क्या हो जाएंगे? कैबिनेट स्तर के सदस्य हो जाएंगे। कैसे? भारत की संसद का ढांचा पता है आपको? जानते हो भारतीय संसद में क्या होता है कि जिसके पास बहुमत वाला जो दल है, उसे जिसे सरकार बनाने का मौका मिलता है, विधायिका मानी जाती है, विधायिका में शामिल होता है। उसी विधायिका में क्या होता है? मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद होती है ना विधायिका में ही। और वो मंत्री परिषद किस लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं? सभी को, क्या सभी को कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया जाता है ना। जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो कुछ कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। और आपने देखा होगा कि पूरी विधायिका का काम होता है नियम बनाना, नीतियां बनाना। और विधायिका के अंदर जो मंत्री परिषद का जो गठन होता है, वो मंत्री परिषद क्या काम करती है? वो बनाए हुए नियमों को लागू कराने का काम करती है। मतलब विधायिका के अंदर ही एक मंत्री परिषद होती है वर्तमान में भी। ये प्रक्रिया कहां से शुरू हुई भारत में? ये यहीं से शुरू हुई। ये कहा गया कि वॉयसरॉय की, जो ध्यान से समझना, वॉयसरॉय की विधायी परिषद में, मान लीजिए ये पूरी विधायी परिषद है, इस विधायी परिषद में 6 सदस्य कौन होंगे? कैबिनेट स्तर के मंत्री। कौन होंगे? कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। और ये जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, इनका काम क्या होगा? देखो, एक बार ये सारे के सारे किसका हिस्सा है? पूरी विधायी परिषद का हिस्सा है। तो जब विधायी परिषद का हिस्सा होगा तो नीति निर्माण में सहयोग करेंगे। और उसके बाद ये 6 सदस्य क्या हो जाएंगे? कार्यकारी सभा, कार्यकारी परिषद जो शब्द इस्तेमाल होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉयसरॉय। एक लेजिस्लेटिव और दूसरी एग्जीक्यूटिव। समझ में आ रहा है? जैसे अभी भी वर्तमान में भी क्या है? लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग है। विधायिका और मंत्री परिषद दोनों के काम क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं ना। तो उसी तरीके से ये पूरा जो
ये पूरी जो परिषद है वायसराय की, ये पूरी परिषद क्या हो गई? इनको पानी पिलाइए। हाँ इसीलिए कह रही हूँ पानी पीजिए, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी क्या है? ये लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और विद इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 मेंबर्स विल बी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। ये अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो जाएगी, ये कार्यकारी परिषद हो जाएगी और पूरी की पूरी विधायी परिषद हो जाएगी। समझ में आया ये दोनों? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो पीछे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये पूरी क्या हो गई? विधायी परिषद। और इस विधायी परिषद में ये क्या हो गए? कार्यकारी परिषद। ठीक है, कैबिनेट। भारत में पहली बार जो कैबिनेट व्यवस्था जो थी वो यहीं से शुरुआत हुई भारत में। ठीक है, भारत में विभागीय व्यवस्था की शुरुआत, पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो 1861 के अधिनियम से भारत में आया। कैसे? ये जो 6 सदस्य जिनको कार्यकारी परिषद का हिस्सा माना गया, जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा माना गया, एग्जीक्यूशन मतलब एग्जीक्यूट कौन करेगा? एक बात बताइए, पूरी की पूरी, मान लीजिए पूरी जो क्लास है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मिला के पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये सभी हो गए विधायिका। सबने मिलके क्या बनाया? मिलके नीति बना ली, कानून बना लिया। अब उस नीति, वो जो नीति होगी जिस भी विभाग से संबंधित होगी, उस विभाग का कोई प्रभारी होना चाहिए, उस विभाग का प्रभारी होना चाहिए, मतलब विभाग का कोई हेड होना चाहिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होना चाहिए। और वो जो विभाग का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? वही, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपने पूरे डिपार्टमेंट में उस नीति को लागू करे। एग्जीक्यूटिव हेड होगा वही। इसका मतलब वो जो विभाग होंगे वो कौन होंगे? ये 6 सदस्य ही 6 विभाग होंगे। समझ में आई बात? तो 1861 के बाद उन्होंने, देखो ब्रिटिशर्स क्या दिखा रहे थे कि हम भारत में शासन व्यवस्था बदल रहे हैं, हम भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय व्यवस्था भारत में ला रहे हैं। अब भारत में क्या होगा? डिपार्टमेंट्स होंगे अलग अलग, हर डिपार्टमेंट का अपना एक प्रभारी, एक प्रमुख होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा उसके पास इतनी पावर होगी कि अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड बनी हुई नीतियों को बिना किसी से पूछताछ किए वो उसको लागू करेगा। क्योंकि पूछताछ कहाँ होनी है? वो तो नीति निर्माण में होनी है। एक बार नीति बन गई उसके बाद लागू करने की जिम्मेदारी उस प्रमुख की। वो जो जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा होगा, वो कैबिनेट स्तर का व्यक्ति होगा। समझ में आ गई बात? तो 1861 से भारत में विभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई और 6 विभाग बनाए गए। ठीक है, लिखो यहां पे लाइन लिखो। 1861 के अधिनियम के बाद भारत में विभागीय व्यवस्था, ये जरूर बना लेना, ये लिख लिया ना, यहां पे इंग्लिश में भी लिख लो, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल और इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम क्या होता है? विधान बनाना, इसीलिए उसको विधायिका कहा जाता है, विधायी परिषद। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब एग्जीक्यूट करना, जो नीति बन गई उसको लागू करना, इसीलिए उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता है। तो इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल लिखो, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखो। और यहां पे जो अब अगली लाइन लिख रहे हो वो क्या लिख रहे हो? 1861 के अधिनियम के बाद भारत में विभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। ब्रैकेट में पोर्टफोलियो सिस्टम जरूर लिख लो। अब ये पोर्टफोलियो कौन कौन से थे, कौन कौन से विभाग थे? 6 विभाग थे ये।
6 विभाग देखिए कौन कौन से थे। इसमें शामिल था एक होम अफेयर्स, ठीक है, लिखो गृह विभाग, सैन्य विभाग, कानून विभाग, राजस्व विभाग, राजस्व, वित्त विभाग, और एक लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क। कौन कौन से हो गए? एक होम, एक हाँ मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस एंड पब्लिक वर्क, ये 6, ठीक है। तो 1861 के बाद से भारत में विभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, 6 विभाग बनाए गए और 6 विभाग के प्रभारी 6 सदस्य बनाए गए। कैबिनेट ये कह सकते हैं कि इसके बाद से भारत में जो कैबिनेट स्तर का जो काम होता है या कैबिनेट जो परिषद होती है उसका गठन हुआ, ठीक है। और भारतीयों को ये दिखाया गया कि हम अब शासन पूरा का पूरा बदल रहे हैं, शासन व्यवस्था पूरी बदल रहे हैं। अब ये जो 6 होंगे ये कौन होंगे? ये सारे के सारे कौन नियुक्त करेगा? अभी बात बताइए। दिखाया क्या गया कि देखिए हम कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं भारत के शासन को। अलग अलग विभाग बना दिए गए, हर विभाग का एक मुखिया होगा, प्रमुख होगा, वो उस विभाग की नीतियों को लागू करेगा। नीति का निर्माण, अब भारतीयों ने कहा कि ठीक है ये बताइए ये 6 होंगे कौन? तो ये 6 कौन थे? ब्रिटिश। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटेन। इनकी नियुक्ति होगी सॉवरेन, इनकी नियुक्ति करेगा ब्रिटेन। कौन नियुक्त करेगा? ब्रिटिश ताज इनकी नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? ब्रिटिश ताज इनकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो भारतीयों ने कहा कि इसका मतलब भारत में मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस, पब्लिक वर्क हो, होम अफेयर्स हो, सबके सब कौन डिसाइड करेंगे? ब्रिटिशर्स ही। तो था ही ब्रिटिश शासन तो ब्रिटिशर्स ही करेंगे। तो उन्होंने कहा भारतीयों का प्रतिनिधित्व कहा, तो उन्होंने कहा कि मतलब कहाँ है हमारा प्रतिनिधित्व? तो उन्होंने कहा यहाँ है, ठीक है। उन्होंने कहा देखो इनका काम तो है बनी हुई नीतियों को लागू करना, नीति बनाने में हम आपकी भागीदारी रख तो रहे हैं। विधायी परिषद का काम होता है नीति का गठन करना, निर्माण करना, विधान बनाना। तो यहां पर भारतीयों की नियुक्ति होगी। अब सरकारी सदस्य के रूप में तो नहीं, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में कुछ भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। कुछ भारतीयों की नियुक्ति नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में की जाएगी। और कितने सदस्य चुने गए? पहली बार कितने भारतीय चुने गए? 3 भारतीय चुने गए। और तीनों भारतीय कौन थे? रियासतों से संबंधित थे। अब एक बार भारतीय जनता बड़ी खुश हो गई, उन्होंने कहा कि भारतीय शामिल हो गए हैं विधायी परिषद में, मतलब अब नीति निर्माण में भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व हो गया, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप में कहा जाता है ऐसे कि जब विधायी परिषद की मीटिंग हुआ करती थी, बैठक हुआ करती थी, तो भारतीय जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हुआ करते थे उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती थी कि वो मीटिंग में हिस्सा ले, मर्जी होती थी। तो जिनको नियुक्त किया गया अधिकांशतः तो वो मीटिंग में नहीं जाते थे, और जब कभी मीटिंग में पहुंचते थे, ठीक है, तो उनको ये अधिकार तो था कि डिस्कशन कर सके, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत सीमित रूप से चर्चा हो सकती थी, ठीक है। मतलब उनके साथ प्रेजेंट करते थे कि ये बिल आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब कहते कि जब उनसे कहा जाता, जब उनसे बाहर पूछा जाता नॉन ऑफिशियल मेंबर से कि आप किस तरीके से अपना मत, अपनी खुशी जाहिर करते हो वहां पे, अपनी नाराजगी, अपना पक्ष विपक्ष कैसे रखते हो आप वहां पर, तो उन्होंने कहा कि
हम तो वायसराय की तरफ देखते रहते हैं। अगर वो किसी मुद्दे पर अगर वो थोड़ा सा मुस्कुरा देते तो हम समझते हैं सब सही है, तो हम भी अपना पक्ष जाहिर कर देते हैं ऐसे। और जब वो गंभीर अवस्था में बैठे रहते हैं तो हम भी चुपचाप बैठे रहते हैं। ये बात जब बाहर निकली तो सबने कहा कि ऐसे कि भारत के प्रतिनिधित्व जो लोग कर रहे हैं उनको भारत की उनका कसूर नहीं है, भारत की जनता से वो पूरी तरीके से जुड़े हुए ही नहीं है, वो तो सिर्फ अपने हित साध रहे हैं वहां। उनसे जब पूछा गया कैसा महसूस हो रहा है आपको, विधायी परिषद का हिस्सा हो गए हैं, तो उन्होंने कहा वायसराय तो की कृपा है, ये तो उन्होंने हमें इस योग्य समझा, मित्र हैं हमारे। कहने का मतलब ये कि एक तरफ भारतीयों को दिखाया गया कि देखिए आपका प्रतिनिधित्व है, और दूसरी तरफ हमारे जो बेचारे भोले वाले जो भारतीय जो शासक वर्ग के जो लोग थे उनको एक्चुअल कंडीशन ही नहीं बताई ब्रिटिशर्स ने कि एक सदस्य होने के नाते क्या आपके अधिकार हैं, क्या आपके उत्तरदायित्व हैं, अपने अधिकारों का उपयोग आपको कैसे करना है, ये उनको बताया ही नहीं गया। उनको तो ये तक नहीं कहा गया कि अनिवार्य रूप से आपको इसका हिस्सा बनना है और क्या भूमिका होगी आपकी ना। ये बहुत विकट स्थिति थी। तो भारतीयों को शुरुआत में तो लगा कि 1861 से परिवर्तन हुआ है, भारतीयों के शासन में भागीदारी हुई है, लेकिन क्या इसे आप वास्तविक रूप से एक्चुअल वे में इसको इंडियन रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो? किसी भी कंडीशन में इंडियन रिप्रेजेंटेशन ये था ही नहीं। अब भारतीय परेशान, ये कहे कि ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, हमें ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, इसको सुधार करिए, इसको सुधार करिए। और 61 के बाद से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं सुन रही। अब जब नहीं सुन रहे, ठीक है, तो भारतीयों ने क्या कहा कि ऐसे आपको सुनाई नहीं देगा, तो हम एक काम करते हैं, भारतीयों की आवाज आप तक पहुंचे इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने लिए एक राजनीतिक मंच बना लेते हैं। समझ में आ रही है बात कि आपने वहां तो प्रतिनिधित्व दिया नहीं, जनता की बातें तो वहां तक पहुंचती नहीं है। और एओ ह्यूम की सलाह पर क्या कर लिया सबने, एक राजनीतिक मंच बना लिया। कहा कि यहां इस मंच पर अगर हमारा हिस्सा नहीं है तो हम इसके पैरेलली एक मंच बना लेंगे, ठीक है। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया। अब जैसे 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, तब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इनका जो अग्रेसिव जो एनर्जी थी उसको तो हमने सप्रेस कर दिया, रोक लिया किसी तरीके से, लेकिन पॉलिटिकली ये लोग जैसा काम कर रहे हैं, अब अवेयर कर रहे हैं जनता को, अब ये रुकने वाले नहीं है। 85 से लेके 92 तक, 92 तक गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतना प्रेशर क्रिएट हो गया कि 1861 का जो अधिनियम था उसमें संशोधन करके 1892 का अधिनियम लाया गया। और उसमें जो अतिरिक्त सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ा के क्या कर दिया गया, पहले 6 से 12 थी और अब वायसराय को अधिकार दिया गया कि 10 से 16 सदस्य वो अतिरिक्त नियुक्त कर सकता है। और इन 10 से 16 में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे उनकी संख्या भी ज्यादा होगी। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इसमें इंक्लूड ज्यादा कर सकते हैं। वायसरॉय अपनी चॉइस से भारतीयों को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसके बाद से भारतीयों को इसमें शामिल किया जाने लगा, ठीक है। तो यहां पे लिखिए, एक लाइन लिख लीजिए, लिखो, इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को सीमित ही सही परंतु प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। सीमित ही सही परंतु प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, एक दो लाइनें छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखो, क्योंकि अब हम 1892 पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। लिखो, चूंकि
नहीं, सीधे लाइन लिखो, क्योंकि गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति में, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति में वायसरॉय अपने ही पक्ष के लोगों को अवसर देते थे, इसलिए अपने ही पक्ष के लोगों को अवसर देते थे, इसलिए ये सदस्य वास्तविक रूप से भारतीय जनता के प्रतिनिधि की भूमिका नहीं निभा पाए। भारतीय जनता के प्रतिनिधि की भूमिका नहीं निभा पाए। परिणाम स्वरूप भारतीयों के द्वारा इस अधिनियम में संशोधन की मांग की जाने लगी। इस अधिनियम में संशोधन की मांग की जाने लगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। भारतीयों की बढ़ती हुई मांग के दबाव में ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लागू किया। यह अधिनियम 1861 के अधिनियम में संशोधन माना जाता है। के अधिनियम का ही संशोधन माना जाता है। अब क्योंकि उसी का संशोधन था, है ना, और क्योंकि परिषद है, तो उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, जो परिषद है उसका स्तर और बढ़ा दिया जाए, सदस्यों की संख्या और बढ़ा दी जाए। तो लिखो, ये हेडिंग लिखो अब फटाफट, और हेडिंग के बाद पहला पॉइंट लिखिए। लिखो, इसके माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से वायसरॉय की विधायी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर विधायी परिषद, अब विधायी और कार्यकारी परिषद दोनों समझ जाओगे ना। विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 10 से 16 कर दिया गया। 10 से 16 कर दिया गया। इन सदस्यों में गैर सरकारी सदस्यों
नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई। अब देखो संख्या तो बढ़ गई, चलो ठीक है, लेकिन जो सदस्य हैं उनको अधिकार कितने दिए गए, ये मैटर करता है। तो लिखो, इस अधिनियम ने, देखो एक तो होती है नियुक्ति, है ना, और अतिरिक्त सदस्य का मतलब ये होता है कि जो मेन जितने भी जो पहले से फिक्स हैं, ठीक है, उनके अलावा आप एडिशनल मेंबर्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप उनको ऐड कर सकते हो, एडिशनल मेंबर्स, अतिरिक्त सदस्य। उन अतिरिक्त सदस्यों में सरकारी सदस्य, ऑफिशियल मेंबर वो होंगे जो ऑफिशियली शासन का हिस्सा होंगे, आधिकारिक रूप से जो शासन का हिस्सा है, मतलब जो ऑफिसर्स हैं, समझ रहे हो आप, जो ऑलरेडी इन सर्विस हैं, जो शासन में हैं। इनके अलावा नॉन ऑफिशियल मेंबर जो आपके शासन का हिस्सा नहीं है, ब्रिटिश शासन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको भारतीय जनता को प्रतिनिधित्व देना है, उनको हिस्सेदारी देनी है, तो आप गैर सरकारी, मतलब वो सरकार में शामिल नहीं है, सरकार में शामिल ना होने के बावजूद भी आप उनको हिस्सेदारी दे रहे हो। तो एक होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑफिशियल मेंबर्स, और दूसरे कौन से हो गए, नॉन ऑफिशियल हो गए। और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे उनकी नियुक्ति होगी कि उनको मनोनीत किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, नॉमिनेटेड होंगे वो। और जब नॉमिनेशन होता है तो उसमें किसकी चॉइस मानी जाती है, जिसके पास नॉमिनेट करने की पावर होगी उसकी। अच्छा एक बात बताइए, जो हमारी संसद है उसमें भी एक तो जो सदस्य हैं वो चुनाव की प्रक्रिया से आते हैं और कुछ नॉमिनेशन से आते हैं, है ना। राज्यसभा में कितने होते हैं, 12, और लोकसभा में एंग्लो इंडियंस होते थे। अच्छा, ये जो राज्यसभा में ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ये किस हिसाब से लिए जाते हैं, अलग अलग अपनी अपनी फील्ड में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो उनको हिस्सा बनाना, ताकि जब नीतियां निर्धारित की जाएं, जब नीतियां बन रही हो, तो क्योंकि वो अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं तो उनका भी व्यू पॉइंट उसमें मिल सके, इसीलिए तो उनको शामिल किया जाता है ना। उसी तरीके से ये जो विधायी परिषद थी, इसमें गैर सरकारी सदस्य, गैर अधिकारी के गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों को हिस्सेदारी मिल जाए, उनका पक्ष जान लिया जाए, इसलिए उनकी नियुक्ति की गई थी। समझ आ रहा है। अब इन सदस्यों को अधिकार कितने दिए, भाई तुमने शामिल कर लिया, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट कितने आप राइट्स दे रहे हो उनको, वो अपना पक्ष किस तरीके से रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1861 में उनको हिस्सा तो दिया लेकिन अधिकार उनके पास नहीं थे। 1892 में इन सदस्यों को कुछ अधिकार दिए गए। लिखो, इस अधिनियम के द्वारा विधायी परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। ये बहुत बड़ी बात थी, अंडरलाइन कर लेना इसे, बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। कॉमा, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु प्रश्न पूछने का अधिकार, परंतु ये जो अधिकार था ना, ये सीमित था। प्रश्न पूछने का अधिकार कैसा था, सीमित। सीमित कैसे, कि आपने एक बार जो प्रश्न पूछा उसका जो भी आपको उत्तर मिला, आप उस पे एडिशनल क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते। अतिरिक्त प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। और वो जो उत्तर मिला
उस उत्तर पे भी आप अपना पक्ष रख के कुछ भी नहीं कह सकते। समझ में? तो लिखो, लेकिन अतिरिक्त प्रश्न पूछने का अधिकार सदस्यों को नहीं दिया गया। लिखो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का राइट नहीं दिया गया। मतलब एक बार आपको जो जवाब मिल गया बस वही तक आप शांत रहे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर मिला, अब उस आंसर से आपने कोई काउंटर क्वेश्चन कर दिया, दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, वो आपके लिए अलाउड नहीं। बस इतना राइट दे दिया कि आप प्रश्न पूछ सकते, उसके ऊपर सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन वो भी अधिकार कैसा था? सीमित अधिकार था। कोई अतिरिक्त प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया, सदस्यों को नहीं दिया गया, ठीक है। और जो वॉइसरॉय थे, इनके अधिकार बढ़ाए गए, इनको अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया कि अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप क्या कर सकते हो? आप अध्यादेश जारी कर सकते हो, और ये अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा। 6 माह तक। हाँ, वहीं से शुरुआत हो गई थी, लेकिन इसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया था। वॉइसरॉय को और ज्यादा, उसकी पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया था यहाँ पर, ठीक है। अब एक बात सोचिए, वॉइसरॉय की जो पावर्स है वो आपको कैसी पावर दिखाई देती है? सिमिलर कैसी दिखाई देती है? कैसी? प्रेसिडेंट के जैसी। हाँ, पूरा वही, लेकिन वो बाद में यहाँ पर चेंज हुआ, ठीक है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में आ जाएगा। लेकिन जो वॉइसरॉय की जो शक्तियां थी, जिस तरीके की शक्तियां थी, वो कैसी हैं? प्रेसिडेंट की जैसी, ठीक है। चलो, ये 1861, देखो 1861 से ही वॉइसरॉय की जो पावर थी उसको इंक्रीज किया जा रहा था, क्योंकि वो भारत में एक ताज के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे। इवन 1861 में ये भी कहा गया था कि वायसराय को जब सही लगे, उचित लगे, कोई भी इमरजेंसी हो, तो बिना काउंसिल से डिस्कस किए वो अपने बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। ये वायसराय को अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके के ये चीजें जो 1861 है, 1892 है, ये डिटेल में आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का हिस्सा है, ठीक है। बस हिस्ट्री में मैंने तो इतना पढ़ाया है, हिस्ट्री में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, बस इस हिसाब से पढ़ाया जाता है कि चीजें आप लिंक कर सको, कि आगे जो घटनाएं हुई वो क्यों हुई, वो कारण आपको पता चले। तो 1861 में जो जिस हिसाब से जो सीमित प्रतिनिधित्व दिया गया भारतीयों को, उसका परिणाम क्या हुआ? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए लोग प्रेरित हुए, भारतीय प्रेरित हुए। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखो बहुत एक सीक्वेंस चलता है ये, 1857 की क्रांति हुई, इस क्रांति का परिणाम क्या निकला कि ब्रिटिश को लगा कि अब कुछ चेंज करना चाहिए, इसीलिए 1858 का अधिनियम आया। इस अधिनियम में भारतीयों को अपना कोई पक्ष, अपना प्रतिनिधित्व, भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व दिखाई नहीं दिया, तो भारतीयों ने प्रतिनिधित्व की मांग करना शुरू किया, ठीक है। जब भारतीयों के द्वारा प्रतिनिधित्व की मांग की गई तो इसका परिणाम क्या निकला? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया। फिर इसमें जो अधिकार थे वो बहुत ही ज्यादा सीमित थे, ठीक है, अधिकार सीमित, तो इसका परिणाम क्या हुआ? नहीं, इसका परिणाम क्या हुआ? भारतीय प्रेरित हुए, भारतीयों ने आईएनसी का गठन किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया 1885 में, 1885 में। अब इसका दबाव बना, इसका प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है। तो इसके दबाव में ब्रिटिशर्स ने क्या किया? 1892 का अधिनियम आया। इस अधिनियम ने भारतीयों को शासन से प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया, समझ रहे हो? भारतीयों को
प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। ये एक बड़ी जीत थी। मतलब ये कह सकते हैं कि यहां से भारतीयों को और ज्यादा एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़े थोड़े अधिकार मिल रहे हैं, सीमित सीमित मिल रहे हैं, लेकिन एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं अधिकारों में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि राजनीतिक रूप से और ज्यादा सक्षम महसूस करने लगे भारतीय। ठीक है, 1892 ये। अब जब भारतीय और ज्यादा सक्षम होते चले गए तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि ये तो राष्ट्रवाद है। जिस हिसाब से जिस स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है कि ये हमसे कहेंगे कि ये पूरा का पूरा शासन हमें दे दो, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, 1905 का विभाजन। ठीक है, तो अगली क्लास में कल की जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ इस पर चर्चा करेंगे। शायद वही टॉपिक है नेक्स्ट। और उसके बाद 1905 का बंगाल का विभाजन और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, और सूरत विभाजन, ये मेन टॉपिक्स रहेंगे। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट भी हैं, यहाँ से पीटी और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक समझ आपको बनानी होगी। और आई होप कि आपकी वो समझ बन भी रही होगी कि किस तरीके से आपको इतिहास को पढ़ना है। ठीक है, कैसे तैयार करना है उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो डिस्कशन हमारा क्लास में होता है वो पूरा का पूरा हम एग्जाम सेंट्रिक होता है। ठीक है, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हीं के हिसाब से हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाते हैं। तो जितना पॉसिबल हो आप थोड़ा सा एक्टिव रहें। ठीक है, हेल्थ पे ध्यान रखें। ठीक है, आपको लग रहा है मुझे बुखार है? नहीं लग रहा ना? है। ठीक है, लेकिन मेरे से ज्यादा हालत खराब आपकी दिख रही है। ठीक है, तो जब आप अपना काम करते हो ना, अपने काम में इतना ध्यान लगाओ आप कि वो जो असर है ना किसी भी तबीयत का वो कम से कम दिखे, बिल्कुल कम दिखे। थोड़े से में ऐसे ही क्या होगा आपका, ऐसे इतना कमजोर नहीं बनना। ठीक है, खाना कम खाया करो। नहीं, सबके लिए है ये बात, समझ गए किस किस के लिए बात। ठीक है, चलिए ऑनलाइन में भी सभी को थैंक यू सो मच। तो एक बार